हेलो, नमस्कार, वंदकम, सत श्री अकाल। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने ही घर मैग्नेट ब्रेन्स में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वही पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, वही पढ़ रहे हैं। रिलेटिव मोशन पढ़ लिया? हाँ, पढ़ लिया। रिवाइज कर लिया? नहीं किया सर। क्यों नहीं किया? क्वेश्चन क्यों नहीं किया रिवाइज? क्यों ट्रिक से जो हमने क्वेश्चन किए थे उसको फिर से करके देखा? क्या हमने जो नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से क्वेश्चन किए थे उनको करके देखा? क्या इमेजिन किया, क्या सोचा कि क्या हो रहा है हमारे रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन में? क्योंकि इसकी जरूरत हमको अभी जस्ट पढ़ने वाली है नेक्स्ट चैप्टर में। वहां पर हमको एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है। वेक्टर तो देखो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मतलब मैंने पढ़ा दिया है वेक्टर ऑलरेडी, तो मोशन इन अ प्लेन की स्टार्टिंग में हम वेक्टर्स नहीं पढ़ेंगे। आपकी ड्यूटी बनती है कि मोशन इन अ प्लेन जब स्टार्ट हो, अभी से मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप वेक्टर्स रिवाइज कर लो, क्योंकि बहुत जब आप मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी वेक्टर्स की। प्लीज इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जाकर देखिए वेक्टर्स। मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको एक एक उंगली पकड़कर इसको बोलते हैं ना चलना सिखाया है, वैसे पढ़ाया वेक्टर्स आपको फिजिक्स में। अगर आप उतना वेक्टर्स पढ़ लोगे आपको मैथ्स में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है अपने वेक्टर्स को। प्लीज जाकर वेक्टर्स के लेक्चर्स देखिए, उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि बस आने वाले 2-3 दिनों में, 1-2 दिनों में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, मोशन इन अ प्लेन, जिसमें पहली ही चीज होती है वेक्टर्स। आप अगर एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें वेक्टर्स दिखाई देगा आपको, लेकिन जब मैं यहां पढ़ाऊंगा तो आपको वेक्टर्स नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वेक्टर्स जो है वो एक्चुअल में हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हम मैथ्स पढ़ रहे थे तभी। क्लियर बात है? समझ में आ गई? हम जैसे ही मोशन इन अ प्लेन को स्टार्ट करेंगे, हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, वहां बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको इन कंसेप्ट की भी, जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी उसकी भी जरूरत पड़ेगी। प्लीज सब कुछ रिवाइज कर लीजिए। 1-2 दिन में हम वापस स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, चलिए भाई, अभी क्या कर रहे हैं? लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखे, फिर इस पार्ट में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी के आगे वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पिछला क्वेश्चन जो किया था वो भी अच्छा था, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी तभी मैं बोलता हूं कि बिल्कुल सॉल्व करनी चाहिए, बिल्कुल सॉल्व करनी चाहिए। उससे आपको एक डायमेंशन, नया डायमेंशन मिलता है। आपको समझ में आता है कि अरे भाई, हमारे एनसीईआरटी में भी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस छोड़ के दूसरी बुक से क्वेश्चन पहले लगाने लग जाते हो तो आप गलत अप्रोच डेवलप कर रहे हो। पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस देख लेना है जो आपके एनसीईआरटी लेवल के। क्लियर है? ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बट इनका लेवल अच्छा है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। ठीक है ना? ये कम से कम नीट लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है ना? चलिए भाई, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, इसमें हमको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, आराम से चलेंगे इस क्वेश्चन के साथ। पढ़ते हैं क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। 2 टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस। बस सर्विस है, 2 टाउन है, टाउन ए और टाउन बी। चलिए मैं ड्रॉ करता जाता हूं जैसा ऐसा मुझे वो बोल रहा है। टाउन ए है, ये टाउन ए और टाउन बी है। टाउन ए और टाउन बी को कनेक्ट कर रही है बस सर्विस। ठीक है ना? 2 towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction. Either direction मतलब इस डायरेक्शन में A से B भी जा रही है, B से A भी जा रही है। ठीक है ना? तो हम बना दे रहे हैं A से B भी जा रही है बस, छोटी छोटी बस बना देता हूं। ये बस A से B भी जा रही है और B से A भी जा रही है। ठीक है ना? ये हो गई हमारी A से B। ठीक, और बस हमारी B से A भी आ रही है। इधर डायरेक्शन बोला है ना? ये बी टाउन से ए टाउन की तरफ जा रही है। ठीक है ना? चलिए, इन ईदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट्स, हर टी मिनट में आपकी बस क्या कर रही है, निकल रही है एक टाउन से दूसरी टाउन की तरफ। मतलब अगर मैं बोलूं इस बस और इस बस में कितना डिफरेंस है टाइम का, तो आप बोलोगे 18 मिनट। कितने मिनट का डिफरेंस है? 18 मिनट का डिफरेंस है। क्या ये बात आप समझे? हाँ सर समझे। यहां से लेके यहां तक का जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है? कितनी दूरी है इनके बीच में? मिनट में टी मिनट्स की दूरी है। टी मिनट्स की दूरी है। चलिए, है ना? इसको लिख देता हूं टी मिनट, टी मिनट्स की दूरी है। अ मैन साइकिलिंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अब एक कोई आदमी है भाई, नया आदमी आ गया कहीं से। अ मैन साइकिलिंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ए टू बी। अब कोई साइकिलिस्ट है भाई, साइकिलिस्ट यहां बना दूं, छोटा सा साइकिलिस्ट। ये कोई आदमी है जो साइकिल से जा रहा है किसकी तरफ? ए से बी की तरफ। ठीक है ना? ए से बी की तरफ जा रहा है साइकिल से। मैन साइकिलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड दे दी है आपको, वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट साइड में लिख दे रहा हूं यार। वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट आपको दी है कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन द डायरेक्शन ए टू बी नोटिसेस दैट बस गोज
पास्ड हिम एवरी 18 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन। क्या सोचा, क्या क्या देखा उसने, क्या ऑब्जर्व किया? उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब वो साइकिल चलाते हुए ए से बी की तरफ जा रहा है तो हर 18 मिनट में, हर 18 मिनट में उसको एक बस क्या कर रही है, पास कर रही है। उसको एक बस क्या कर रही है, पास कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि दो बस के बीच में जो टी मिनट है उसकी वैल्यू 18 है। क्यों? क्योंकि यहां पर बस भी मोशन में है, साइकिलिस्ट भी मोशन में है। बस भी मोशन में है भैया। ये जो वेलोसिटी है, मान लो डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में हमारी बस जा रही है, उसकी वेलोसिटी है वीबी। इस डायरेक्शन में जो बस आ रही है उसकी वेलोसिटी है वीबी। ठीक है ना, क्लियर है? चलो, तो अब आप ये समझो कि यहां पर बस भी मूव कर रही है और साइकिलिस्ट भी मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन में। तो आप ये बिल्कुल मत समझ लेना कि अगर साइकिलिस्ट के पास से हर 18 मिनट में बस उसे क्रॉस कर रही है तो इस टी की वैल्यू 18 है। ऐसा तब होता जब साइकिलिस्ट रुका हुआ होता। जब साइकिलिस्ट क्या हुआ होता, रुका हुआ होता, तब हम ये बोल देते थे कि टी की वैल्यू 18 के बराबर है। बट अभी यहां साइकिलिस्ट भी मूव कर रहा है, साइकिलिस्ट भी मोशन में है, बस भी मोशन में है। यहां रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा। किसका कंसेप्ट आएगा? रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इस टी की वैल्यू 18 मिनट के बराबर है। चलिए, ये बात आपको समझ में आई, ये डाउट क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये बोला गया कि जब साइकिलिस्ट चला रहा था अपनी साइकिल ए से बी की तरफ तो उसने नोटिस किया कि हर 18 मिनट में उसे एक बस पास करती है। ठीक है। एंड एवरी 6 मिनट इन दी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जब ये साइकिलिस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो हर 6 मिनट में से बस क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। जाते टाइम 18 मिनट में क्रॉस कर रही है, आते टाइम हर 6 मिनट में क्रॉस कर रही है। ठीक है ना, ओके। What is the period t of the bus service and with what speed assumed constant do the bus ply on the road? आपको यह पता करना है कि इस t मिनट की वैल्यू कितनी है और यह पता करना है कि ये vb की वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बस कितनी है। चलो, डायग्राम हमको समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा और सोचते हैं इसके बारे में। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, पूछूं कि यार एक्चुअल में इस बस और इस बस के बीच की दूरी कितनी है, लेंथ वाइज बता सकते हो? डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, एक बस और दूसरी बस के बीच में? तो आपने बोला बिल्कुल बता सकते हैं सर, ये एक बस है, मैं बड़ा करके डायग्राम बना रहा हूं, ये दूसरी बस है। ठीक है ना, इनके बीच जो डिस्टेंस है, मान लिया हमने डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस जो होगा ना सर, स्पीड इंटू टाइम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? स्पीड इंटू टाइम के बराबर होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारी बस किस स्पीड से भाग रही है, किस वेलोसिटी से भाग रही है, वीबी वेलोसिटी से, और उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है टी, लेकिन वो मिनट में है, टी मिनट में है ना। और हमको वाकई वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी है, साइकिलिस्ट की देखो ना 20 किलोमीटर पर आवर दी है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 60 से किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो हम बोल देते हैं भाई, हम सॉरी किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा आर, तो किलोमीटर में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, चलिए ओके। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस डी है ये इतने किलोमीटर है। ठीक, कुछ गलत बोला मैंने? दो बस, ये बस है, ये दूसरी बस है, ये बस 1 है, ये बस 2 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई? हमने निकाला VB इंटू टी बाय 60 किलोमीटर है। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और मुझे ये बताओ, दूसरा डेटा आपको ये दिया है कि जब साइकिलिस्ट ए से बी जा रहा था, और बस भी ए से बी जा रही थी, तो हर 18 मिनट के बाद उसे एक नई बस मिलती थी। मतलब साइकिलिस्ट ऐसे गाड़ी चला रहा है, साइकिल चला रहा है, एक बस निकली। ठीक है ना, चला रहा है, 18 मिनट बाद एक और बस निकली। तो उसने क्या नोटिस किया कि उसको हर 18 मिनट में एक नई बस पास कर रही है। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या देखा, मैंने ये बोला भाई, वेलोसिटी ऑफ बस VB है, वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट क्या है, VC है। मैं साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं कि हर 18 मिनट में साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं। मतलब क्या, साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, इसका क्या मतलब हुआ, VB वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट देख रहा हूं क्या मैं? वेलोसिटी ऑफ बस देख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट। तभी तो आप बोल रहे हो ना कि जब वो ए से बी जा रहा है, साइकिलिस्ट जब चला रहा है साइकिल, ए से बी जा रहा है, बस भी ए से बी जा रही है, तो हर 18 मिनट में साइकिलिस्ट को फील हो रहा है कि उसे हर नई बस क्रॉस करके, पास करके जा रही है। क्लियर है? मतलब दोनों मोशन में है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम बोल रहे हैं कि अब देखो, वेलोसिटी ऑफ बस जो थी वो तो हमको निकालनी है कि नहीं है, लेकिन अभी हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि साइकिलिस्ट भी मोशन में है, बस भी मोशन में है, तो हम ये बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बस होगी वो विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट होगी, क्योंकि दोनों मोशन में है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, बस भी इस डायरेक्शन में, साइकिलिस्ट भी इस डायरेक्शन में, तो हम बोल सकते हैं इट इज VB माइनस VC। बोल सकते हैं कि नहीं? बताओ, बोल सकते हैं कि नहीं? अरे बाबा, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ग्राउंड से देख रहे थे, साइकिलिस्ट आगे जा रहा है, बस आगे जा रही,
आपको बैठ जाना है किस पर, ग्राउंड से उठ के साइक्लिस्ट पर बैठ जाना है। किस पर बैठ जाना है, ग्राउंड से उठ के साइक्लिस्ट पर बैठ जाना है। तो आप ग्राउंड फ्रेम से उठकर कहां आ गए, मूविंग फ्रेम में आ गए। आ गए कि नहीं आ गए, आ गए सर। मूविंग फ्रेम पर आप जैसे ही आते हो आपको क्या करना पड़ता है, उस मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी आपको बाकी सब में से माइनस करनी पड़ती है या उल्टा करके ऐड करनी पड़ती है। तो आप जब ग्राउंड फ्रेम से उठकर साइक्लिस्ट पर बैठोगे तो साइक्लिस्ट की वेलोसिटी वीसी इस डायरेक्शन में थी, इसको उल्टा करके ऐड कर देना, तो ये क्या बन जाएगा, वीबी माइनस वीसी बन जाएगा। अरे हाँ कि ना, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिल क्या बन जाएगी, वीबी माइनस वीसी बन जाएगी। देखो एक ही है, समझने के तरीके अलग अलग हैं, चाहे आप कन्वेंशनल मेथड से कर लो, चाहे समझने वाली जो ट्रिक थी उससे कर लो, ठीक है। चलिए वीबी माइनस वीसी हो जाएगा। अब ये बताओ कि ये वेलोसिटी है बस की विद रिस्पेक्ट टू साइकिल, ठीक, और वो कितने मिनट में पास कर रही है, कितने मिनट में पास कर रही है हमारे साइकिलिस्ट को, 18 मिनट में पास कर रही है कि नहीं कर रही है, 18 मिनट में पास कर रही है, हाँ सर, हाँ ना, 18 मिनट में पास कर रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कितनी दूरी होगी दो बस के बीच में। नहीं आई बात समझ में, चलिए फिर से बताता हूं आपको। हमने ये सोचा था पहले कि हम सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड पर बैठ के देख लेते हैं इस बस और इस बस के बीच में दूरी कितनी है। तो आपने बोला सर बस की जो वेलोसिटी होगी वीबी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहा था, जब बस की वेलोसिटी होगी वीबी, उसको आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा दो बस के बीच में, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये फंस गई कि ना तो हमको वीबी पता है ना हमको टी पता है, हमारे पास दो अननोन वेरिएबल हैं, हमको दो इक्वेशन चाहिए पड़ेगी। तो एक इक्वेशन हमारे सामने आकर बैठ गई, ये थी आपकी पहली इक्वेशन। अब आपको एक इक्वेशन की और जरूरत है जो वीबी और टी के रिस्पेक्ट में आए, जो वीबी और टी के टर्म्स में आए, तब जाकर आप इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये दिमाग में हमारी बात आ गई थी, क्लियर है। चलिए फिर हमने क्या सोचा कि चलो भाई अब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा के एक इक्वेशन और बना लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आप उसी का यूज कर रहा हूं क्योंकि हमारे दिमाग में समझ में आ गया एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा, एक और इक्वेशन चाहिए पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो भैया क्या करेंगे, हम ये सोच रहे हैं कि हमको एक डेटा और भी तो दिया है, ये 18 मिनट का डेटा क्यों दिया है, क्या रीजन रहा होगा ये 18 मिनट का डेटा देने का। तो अब हम उस तरीके से सोच रहे हैं जिस तरीके से हमको क्वेश्चन बताना चाह रहा है, ठीक है। चलिए तो अब जब साइकिलिस्ट चला रहा था, अपनी साइकिल चला रहा था किस डायरेक्शन में, ए से बी डायरेक्शन में, तो उसने देखा एक बस निकली, चलाते चलाते साइकिल उसने देखा एक बस निकली, टाइम देखा, चला रहा है साइकिल, दूसरी बस निकली, उसने टाइम नोटिस किया, 18 मिनट में दो बस निकल गई। जब ये दो बस ने इनको पास किया, जब दो बस ने साइकिलिस्ट को पास किया, क्या साइकिलिस्ट रुका हुआ था, नहीं, साइकिलिस्ट मोशन में था। तो अब जो ये वेलोसिटीज हैं हमारी बस की और साइकिल की, साइकिलिस्ट की, ये कैसे काम कर रही है, रिलेटिव वेलोसिटी से काम कर रही है। अरे हाँ, जो 18 मिनट लगे बस को पास करने में, उस 18 मिनट में साइकिलिस्ट रुका हुआ नहीं था, साइकिलिस्ट चल रहा था। तो यहां रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे निकालना है कि कितनी लेंथ थी दो बस के बीच में, ये एक बस, ये दूसरी बस, मतलब कितनी डिस्टेंस थी एक्चुअल में दो बस के बीच में जब साइकिलिस्ट को ने क्रॉस किया। ये पहली बस निकल गई होगी, ये दूसरी बस ने क्रॉस किया है, ठीक है ना भाई। हमारा साइकिलिस्ट बैठा है, ठीक है ना, साइकिलिस्ट बैठा है। तो ये जो डिस्टेंस है पहली बस और दूसरे बस के बीच में, एक्चुअल में आप देखो आपकी वेलोसिटी वीबी वेलोसिटी से बस मूव कर रही है, वीसी वेलोसिटी से साइकिलिस्ट मूव कर रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो डी डिस्टेंस है ये कितना होगा, ठीक है। मुझे ये बताओ कि भाई इसकी वेलोसिटी वीबी, इसकी वेलोसिटी वीसी, दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। तो क्या आप बस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट बता सकते हो? हाँ सर। क्या चाहिए आपको? हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट। तो आप बोलोगे सर सेम डायरेक्शन है इसलिए वीबी माइनस वीसी हो जाएगा, ठीक। या आप ऐसा समझ लो कि ग्राउंड फ्रेम से उठ के साइकिलिस्ट के फ्रेम में आओगे मूविंग फ्रेम में, तो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा, तो वीबी माइनस वीसी हो जाएगी बस की रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। वीबी माइनस वीसी आ गई, ध्यान से सुनना। अगर हमको ये डिस्टेंस निकालना है तो हमको चाहिए स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम। तो भाई ये बोल सकते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट। और कितना टाइम लग रहा है, कितने टाइम में बस पास कर रही है, कितने टाइम में बस पास कर रही है साइकिलिस्ट को? 18 मिनट में। कितने मिनट में? 18 मिनट में। 18/60, ये भी किलोमीटर में आ गया कि नहीं आ गया?
तो यही डिस्टेंस डी आपने क्या निकाला था, वीबी इंटू टी बाई 60 किलोमीटर, यही डिस्टेंस डी आप निकाल रहे हो वीबी माइनस वीसी इंटू 18 बाई 60। बट देखने का नजरिया अलग है। एक बार आप रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से देख रहे हो, एक बार आप देख रहे हो कि एक्चुअल में दो बस के बीच में अगर मैं बैठ कर देखूं ग्राउंड से तो कितनी डिफरेंस होगा, कितना डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में। क्लियर है? लेकिन डिस्टेंस तो डी ही रहेगा ना, बदलेगा थोड़ी ना। चाहे आप साइक्लिस्ट की नजर से देखो, चाहे आप जमीन पर बैठ कर देखो, जो दो बस का डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहने वाला है। क्लियर? तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सर इसमें आपको वीसी पता है क्या? हाँ पता है वीसी पता है। आइए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 क्या बोल सकते हैं हम? VB इंटू टी होगा, ये डी तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं VB माइनस VC इंटू 18/60 इज इक्वल्स टू VB इंटू T/60। ठीक, हमने इसको और इसको इक्वेट कर दिया क्योंकि दोनों ही क्या बता रहे हैं? डिस्टेंस बता रहे हैं। अब इसमें आप देखो, आपको VC की वैल्यू पता है ना? इसको आप सॉल्व करके किसी एक की वैल्यू, एक और इक्वेशन बनेगी क्योंकि दो इक्वेशन की जरूरत है। एक और इक्वेशन हम बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको लौटते टाइम भी दिया हुआ है एवरी 6 मिनट, हर 6 मिनट में जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, जब आपका साइक्लिस्ट बी से निकलकर ए की तरफ साइक्लिंग करते हुए जाएगा, जब आपका साइक्लिस्ट बी से निकलेगा और ए की तरफ जाएगा तो उसको हर 6 मिनट में बस पास करेगी। क्या करेगी? हर 6 मिनट में बस पास करेगी। ठीक है ना? चलिए, तो मुझे ये बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। टाइम कितना हो जाएगा? 6 मिनट, तो 6/60 कर देंगे तो एक इक्वेशन वहां से भी बन जाएगी। हम वहां से भी निकाल कर क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बनाते हैं उस इक्वेशन को भी। चलिए, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम वो इक्वेशन बनाते हैं। चलिए, ये वाली जो इक्वेशन है इसको लिख देता हूं। व्हेन साइक्लिस्ट एंड बस is moving in same direction, is moving in same direction, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूं, इस डायग्राम को मिटा देता हूं। हमारे जो काम की इक्वेशन है उसको रखेंगे हम। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना? दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम मान रहे हैं कि हमारा साइक्लिस्ट जो है वो पलट गया है। अब वो साइक्लिंग करते हुए जा रहा है किस डायरेक्शन में? बी से ए डायरेक्शन में। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of motion and every 6 minutes in the opposite direction. 6 minutes in the opposite direction. अब बात ये हो गई कि हमको ना वेलोसिटी ऑफ बस जो है वो कांस्टेंट एज्यूम कर लेनी है कि अगर आपकी VB आपने ये मानी है तो लौटते टाइम भी आपकी वेलोसिटी क्या है? VB है, कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है ना? आप ये नहीं बोलोगे कि सर हो सकता है स्पीड बढ़ा दी हो लौटते टाइम, उसने जल्दी हो, उसको B से A आने के लिए उसको हो सकता है जल्दी हो तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली हो। ऐसा नहीं है। VB को आपको क्या मानना है? कांस्टेंट मानना है। अच्छा, चलिए आइए देखते हैं। when cyclist is moving in opposite direction, when cyclist is moving from B to A, तब हम बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट क्या हो जाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट क्या हो जाएगी? सर इस केस में ना आपकी वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अरे हाँ कि ना? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर? चलिए, सॉरी, साइक्लिस्ट आपका उल्टा मूव नहीं कर रहा बाबा, साइक्लिस्ट तो आपका सीधा ही मूव कर रहा है। चलिए, जब साइक्लिस्ट इधर ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैंने क्वेश्चन थोड़ा उल्टा समझ लिया। साइक्लिस्ट इधर ही जा रहा है, लेकिन जब A से B बस जा रही है तो 18 मिनट में पास कर रही है। बस जब B से A जा रही है तो उसको 6 मिनट में पास कर रही है ना? आपकी जो वेलोसिटी है, आपकी जो साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट की वेलोसिटी या साइक्लिस्ट की मोशन की डायरेक्शन कहाँ है? A से B ही है। ठीक है ना? मैंने थोड़ा उल्टा पढ़ लिया। when bus is moving, उल्टा बोलना चाहिए मुझे। when bus is moving from B to A, अब सही है, from B to A, यहां भी मुझे बोलना चाहिए। चलिए, यहां तो सेम ही डायरेक्शन है। when bus is moving from B to A, अब हम बोल सकते हैं
वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट क्या हो जाएगी, वीबी प्लस वीसी हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो गई है। अब साइक्लिस्ट की डायरेक्शन ये है, बस की डायरेक्शन ये है, तो ये इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, ठीक है ना। इस रिलेटिव वेलोसिटी से हम देखते हैं साइक्लिस्ट की नजरों से कि हर 6 मिनट में साइक्लिस्ट को बस पास कर रही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं दो बस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी इंटू ये एक बस है, ये दूसरी बस है। जब इस डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी बसेस तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो मैं बता रहा हूं आपको। डिस्टेंस होगा रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, वीबी प्लस वीसी। और कितना टाइम लग रहा है, कितने टाइम में पास कर रही है उसको, 6 मिनट में पास कर रही है, तो हमने ये आवर्स में लिख दिया, ठीक। चलिए, इन दोनों बसेस की बीच की दूरी कितनी थी, इन दोनों बसेस की बीच की दूरी कितनी थी, वीबी इंटू टी बाय 60 थी, वीबी इंटू टी बाय 60 थी, हाँ सर। तो हम बोल सकते हैं ये भी किसके बराबर होगा, वीबी इंटू टी बाय 60 के। अरे हाँ कि ना, हाँ सर। ये भी वीबी इंटू टी बाय 60 के बराबर है, ये भी वीबी इंटू टी बाय 60 के बराबर है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये और ये दोनों बराबर होंगे, आपको ऐसा नहीं लगता ये और वो दोनों बराबर होंगे, हाँ कि ना, ठीक है। चलिए, तो मैं ये बोल सकता हूं, इस यहीं पर लिख देता हूं इस चीज को, कि वीबी प्लस वीसी इंटू 6/60 इज इक्वल्स टू वीबी इंटू टी बाय 60, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हमको क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, हमारे पास तुरंत सारी वैल्यूज आ जाएंगे। क्लियर है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर फाइनल आंसर की तरफ बढ़। चलिए, अब यार ये दो इक्वेशन है ना, मैं इक्वेशन संभाल के रखता हूं और इन्हीं को बताता हूं कि सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आएगी। कलर बदल लेता हूं पेन का, देखिए भाई। अब एक इक्वेशन ये है आपके पास, एक इक्वेशन ये है आपके पास। वीसी की वैल्यू 20 किलोमीटर पर आवर है, वैल्यू पुट करो वीसी की 20 किलोमीटर पर आवर, आपके पास अननोन बचेगा वीबी और टी। वीबी और टी दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से सॉल्व करोगे। तो जब आप वीबी सॉल्व करोगे, वीबी आफ्टर सॉल्विंग लिख देता हूं, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशंस, आफ्टर सॉल्विंग क्या होगा, आपको वीबी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 40 किलोमीटर पर आवर मिलनी चाहिए, चेक कर लीजिएगा एक बार। और टी की वैल्यू, जब आप वीबी की वैल्यू वापस किसी इक्वेशन में पुट करोगे तो टी की वैल्यू आपको 9 मिनट मिलेगी। क्लियर है, मतलब आपके बस की वेलोसिटी कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है, और कितने टाइम में, जो टी टाइम बोला था ना, कहाँ गया, ईदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट्स, हर टी मिनट में आपकी बस जो लीव कर रही थी किसी भी डायरेक्शन में, वो टाइम कितना है, 9 मिनट, ठीक है ना। ये टी टाइम, ये टी मिनट कितना है, 9 मिनट। क्लियर, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना शानदार क्वेश्चन था, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। ये अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी को कभी भी मिस ना करें, एनसीईआरटी को जरूर सॉल्व करें, आपको उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को आप कंप्लीटली नोट डाउन करिए, सॉल्व जरूर करिएगा इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, और कमेंट में मुझे बताइएगा आंसर मैंने सही बताया है या नहीं, गलत तो नहीं है आंसर। चेक कर लो, कंसेप्ट तो एकदम सही है, आपको बस सॉल्व करना है दो इक्वेशन को। इतना तो मैं आपके ऊपर काम छोड़ ही सकता हूं कि आप इक्वेशन सॉल्व कर लो और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बता दो कि हाँ सर परफेक्ट है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपने समझा होगा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको फीलिंग आई होगी कि वाह, ये एनसीईआरटी में हमको काफी अच्छा क्वेश्चन मिल गया। स्टार मार्क किया था मैंने क्वेश्चन को, अब तो मिटा दिया है। आइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं और क्या हमको करना है एनसीईआरटी में। 10th नंबर का क्वेश्चन है, अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। लो भाई, अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल, प्लेयर बनाओ, बॉल बनाओ। ये आदमी है कोई खड़ा, उसने बॉल फेंकी भाई, जमीन से ही उठा रहा हूं मैं बॉल को, ऊपर गई बॉल नीचे आई, है ना। क्या है इनिशियल स्पीड जिससे फेंका गया है वो है 29.4 मीटर पर सेकेंड, जिससे ऊपर की तरफ फेंका गया है। अरे यार, u इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड, हाँ अब सही है, ऊपर की तरफ फेंका गया है ना। चलिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। ये कैसा क्वेश्चन है सर, ये तो आंख बंद करके हम बता देंगे इसका आंसर क्या है। अगर आप हमसे पूछोगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, तो आप बोलोगे भाई ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है नीचे, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है अपवर्ड मोशन। जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, इट इज डाउनवर्ड, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन।
इस बॉल का हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन क्या है, ये है, यहां पर वेलोसिटी कितनी है, 0, और क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन भी -g है ना, यहां भी एक्सेलरेशन क्या है भाई, -g है, यहां भी एक्सेलरेशन क्या है भाई, -g है, एक्सेलरेशन -g, एक्सेलरेशन -g, नीचे की तरफ। तो एक बार क्वेश्चन आया है भाई, पूछा जाता है कि जहां जरूरी है कि जहां वेलोसिटी 0 हो वहां एक्सेलरेशन भी 0 हो, ऐसा नहीं है, जहां वेलोसिटी 0 हो वहां एक्सेलरेशन हो सकता है। मोशन अंडर ग्रेविटी का ये एग्जांपल आपके पास है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, चूज द x is equals to 0 मीटर एंड t is equals to 0 seconds to be the location and time of the ball at its highest point। अब वो बोल रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम दिन कहें तो दिन, रात कहें तो रात, अरे दिन कहो तो दिन, रात कहो तो रात, वैसी वाली बात है, वो जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा। अरे इससे मुझे बहुत अच्छी 4 लाइन याद आ गई कि तू कहे, क्या किसकी लाइन थी ये, कुमार विश्वास साहब की लाइन है, बड़ी अच्छी लाइन, ध्यान से सुनिएगा, अर्ज किया है, याद आ गया, क्योंकि आप इसमें जो बोला है हमको वो मानना पड़ेगा, वैसे ही हम बोल रहे हैं। कुमार विश्वास साहब की 4 लाइनें, बड़ी अच्छी 4 लाइनें आपको सुनाता हूं मैं, कि तू कहे तो दिन, तू कहे तो रात हो जाए, तू कहे तो दिन, तू कहे तो रात हो जाए, तू मुस्कुरा बस दे तो कत्लेआम हो जाए। नहीं, तू कहे तो दिन, रात नहीं, तू कहे तो दिन, तू कहे तो शाम हो जाए, रात नहीं पसंद, शाम कर दिया, तू कहे तो दिन, तू कहे तो शाम हो जाए, तू मुस्कुरा बस दे तो कत्लेआम हो जाए, और जरूरत नहीं है तुझे मेरी बाहों में आने की, जरूरत नहीं है तुझे मेरी बाहों में आने की, जो ख्वाबों में ही आ जाओ तो अपना काम हो जाए। ये कुमार साहब की लाइन है, वाह वाह कर देना अगर आपने लेक्चर देखा, आपने सुना तो। चलिए भाई, तो अब वो बोल रहा है कि आप अपने हाईएस्ट पॉइंट को x इज इक्वल टू 0 मीटर मानो और इसको t इज इक्वल टू 0 सेकेंड मानो, हाईएस्ट पॉइंट को, हाईएस्ट पॉइंट को, ठीक। चलिए हमने मान लिया, पहले तो हम इसको बोलते थे भाई x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, लेकिन अब वो बोल रहा है कि इसको x इज इक्वल टू 0, इसको t इज इक्वल टू 0 मानो, ठीक है भाई, मान लेते हैं। और क्या, एंड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव। अरे रे 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 रे, अब वो बोल रहा है आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानो, ठीक है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड गिव द साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन। भाई जब अपवर्ड मोशन होगा, जब अपवर्ड मोशन होगा, मैं सी पॉइंट की बात कर रहा हूं, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, अब जो कन्वेंशन उसने हमको बोला है हमको वो मानना पड़ेगा। उसने बोला डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। चलिए, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, जब आपकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ रहेगी, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगी, इसको आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी इज नेगेटिव अपवर्ड मोशन। जब अपवर्ड मोशन आपकी बॉल कर रही होगी तो उसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ के एक्सेलरेशन को आप क्या बोलने लगोगे, आप पॉजिटिव बोलने लगोगे। तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमको पॉजिटिव लेना है, उसने बोला है। चलिए, ये हो गई अपवर्ड मोशन की बात। अब ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, जब आपका मोशन डाउनवर्ड होगा, मतलब बॉल यहां से पलटेगी, नीचे की तरफ जाएगी, तो अब आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। डाउनवर्ड मोशन में आपकी वेलोसिटी हो जाएगी पॉजिटिव। एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही लग रहा है, तो एक्सेलरेशन अभी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये हो गई सी पॉइंट की बात। आइए डी पॉइंट की बात करते हैं। To what height does the ball rise and after how long does the ball return to the player's hand? ये तो बहुत आसान सी बात है जी, उसने 9.8 लेने को बोला है भाई, है ना, यहाँ पे चालाकी नहीं चलेगी। आइए डी पॉइंट को सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम हाइट क्या अचीव कर सकता है वो, एच मैक्स का फॉर्मूला है आपके पास, और वो कितना है, यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g। यू कितना है, यू है 29.4 मीटर पर सेकेंड, 29.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.1, 9.81, हाँ 8 है, सॉरी 9.8 है, 81 नहीं, 9.8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। सॉल्व करिएगा, मैक्सिमम हाइट आनी चाहिए 44 पॉइंट समथिंग, शायद 44.1 मीटर आएगी। एक बार चेक कर लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, इससे आपकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। और क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड। आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता करनी है, कैपिटल टी पता करना है, तो उसका फॉर्मूला नहीं, to what height does the ball rise and after how long does the ball return to the player's hand।
प्लेयर्स हैंड मतलब मैं ये मान रहा हूं कि उसने फेंका और घूम के वो वापस कितने टाइम में आएगी, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला है 2u/g, है ना। तो 2 इंटू यू कितना है 29.4 अपॉन 9.81 अपॉन 9.8। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, पक्का है ना। कोई ऐसा बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं था, बस वो चेक कर रहा था कि अगर कन्वेंशन चेंज कर देता हूं मैं तो आप समझ पाओगे क्वेश्चन को या नहीं समझ पाओगे। चलिए नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया हमारा 10वां क्वेश्चन भी खत्म। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस एंड एग्जांपल्स इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन। चलिए पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन में विथ जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट में हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। अच्छा, विथ जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट में हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। क्या हमने अभी अभी इस चीज को देखा? हमने क्या अभी अभी इस चीज को देखा कि भाई बॉल को अगर आप, मैं बात कर रहा हूं पहले केस की, बॉल को अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह से फेंको ऊपर की तरफ, ये वापस नीचे की तरफ आ जाए, अरे रे ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए, है ना। यहाँ पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है, बट एक्सेलरेशन क्या होता है, -g होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, -g होता है। तो हम बोल सकते हैं भाई जो पहला वाला केस है वो एकदम ट्रू है। पहला वाला केस एकदम ट्रू है कि आप जीरो स्पीड के साथ किसी इंस्टेंट पे जीरो स्पीड के साथ उनका एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है, तो वो बिल्कुल सही है। हमने पहला पॉइंट देख लिया है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, पॉइंट बी। विद जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। विद जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। अच्छा, ये भी चेक कर ले जरा। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम चेक करें कि अगर किसी मोशन में अगर मोशन हो रहा है और हम एट एनी इंस्टेंट चेक करें, एट एनी पॉइंट, मैं बोलूं एनी पॉइंट हम चेक करें, इफ वेलोसिटी वेक्टर इज देयर, इफ वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट जीरो, वहां पर अगर वेलोसिटी वेक्टर जीरो नहीं है तो हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर भी जीरो नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं वहां पर स्पीड भी जीरो नहीं होगी। ऑब्वियस ही बात है भाई, अगर मोशन में हो आप तो कोई वेलोसिटी वेक्टर है उसके पास, अगर वेलोसिटी वेक्टर जीरो नहीं है तो भाई उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं होगा, पक्की बात है। तो वहां पर स्पीड भी जीरो नहीं होगी। और अगर बॉडी इज इन मोशन, बॉडी अगर रेस्ट पर है, इफ बॉडी इज एट रेस्ट, तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर भी जीरो होगा और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा। मतलब वहां वेलोसिटी भी जीरो है और स्पीड भी जीरो है। तो हम बोल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर जीरो स्पीड है वहां नॉन जीरो वेलोसिटी नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट क्या है, एकदम फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, आइए सी। With constant speed must have zero acceleration. With constant speed must have zero acceleration. ठीक है, ये भी देख लेते हैं। With constant speed must have zero acceleration. तो देखिए अगर हम बात करें स्टेट वन डायमेंशनल मोशन की ना, पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन में, किसी वन डायमेंशनल मोशन की आप बात करो, है ना, और उसमें आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, है ना। आपकी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है ना। अगर वन डायमेंशनल मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वही वेलोसिटी हमारी स्पीड भी होती है। अगर वेलोसिटी और स्पीड एक है तो हम बोल देते हैं कि मोशन कैसा है, वन डायमेंशनल मोशन है, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं यहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। वन डायमेंशनल मोशन की बात है तो ये स्टेटमेंट क्या हो सकता है भाई, ट्रू हो सकता है। हाँ, बट अगर मान लो टू डायमेंशनल मोशन होता, टू डायमेंशनल मोशन ऐसा सर्कुलर मोशन होता, ठीक, सर्कुलर मोशन में क्या है भाई, स्पीड कांस्टेंट है। मान लो हर जगह 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड इस स्पीड से आप चल रहे हो, सर्कुलर मोशन जो हो रहा है वो पूरा क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से हो रहा है। लेकिन अगर आप देखो हर जगह ना डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम यहां बोल सकते हैं कि हेयर वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन इज चेंजिंग।
डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन यहाँ चेंज हो रही है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ एक्सेलरेशन होगा dv वेक्टर बाय dt ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि एक्सेलरेशन नहीं होगा। स्पीड कांस्टेंट होने के बाद भी वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, बट हर जगह डायरेक्शन अलग है। और वेलोसिटी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन ऑफ स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड, दोनों चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो स्पीड कांस्टेंट है बट हाँ एक्सेलरेशन है, यहाँ एक्सेलरेशन है। सर्कुलर मोशन में आप ये केस देख सकते हो, बट ये 2 डायमेंशनल मोशन का है ना। 1 डायमेंशनल में अगर वो पूछता है तो 1 डायमेंशनल मोशन में ये केस क्या हो सकता है भाई, ट्रू हो सकता है, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल मोशन अगर होता तो ये केस क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता, ठीक है। चलिए भाई, डी क्या है, डी वाला भी यहां साइड में लिख देता हूं मैं। डी में क्या बोला है उसने, विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। भाई देखो, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो पक्की बात है कि एक्सेलरेट होगा ही होगा। आपका मोशन जो होगा एक्सेलरेशन वाला होगा, एक्सेलरेट करेगी बॉडी, बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाए, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए तो क्या करेगी, डिसेलरेट करेगी, नहीं तो भी एक्सेलरेट करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान रखना, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो जाती है तो बॉडी एक्सेलरेट करती है, भले ही वो पॉजिटिव में हो, भले ही वो नेगेटिव में हो। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में होती, तो हम बोल देते कि भाई धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होने वाली है, कम होने वाली। क्लियर है, पक्का। या अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता, वेलोसिटी पॉजिटिव होती, तो भी हम बोल देते कि वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने वाली है, कम होने वाली है, जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तब होता है, ठीक है ना, रिटार्डेशन आप जिसको बोलते हो। चलिए भाई, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा ट्रू, पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स, तीसरा स्टेटमेंट हमारा हो गया ट्रू, और चौथा स्टेटमेंट हमारा हो गया। अच्छा, यहां पर देखिए आपने लिखा है, यहां पर उसने लिखा है विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। अगर आप इसको थोड़ा और अच्छे से एनालाइज करो तो उसने ये नहीं बताया कि एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है क्या। उसने ये पूछा है, मेरे ख्याल से, शायद मुझे इस चीज में थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, उसने ये बोला है कि क्या हमेशा अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्या हमेशा अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीडिंग अप ही होगी क्या, क्या बॉडी की स्पीड बढ़ेगी ही क्या। देखो यार, ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको पूरी चीज बताई कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। अगर इसके क्वेश्चन को आधा ही हम कंप्लीट करें, जैसे उसने बोला कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो क्या बॉडी हमेशा एक्सेलरेट करेगी, नहीं। मान लो अगर वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी की डायरेक्शन उल्टी है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो यहां बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी, बॉडी की वेलोसिटी कम होगी। आई मेरी बात समझो। तो मेरे ख्याल से इसका ज्यादा सही आंसर होना चाहिए फॉल्स, है ना, ज्यादा सही आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए फॉल्स। तो हम बोल देते हैं इसको फॉल्स, ठीक। अगर ये बोलता कि पॉजिटिव वैल्यू है हमारी वेलोसिटी की और उसके साथ साथ एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है तो बॉडी स्पीड अप होगी, तो आप बोलते हैं हाँ ये 100% ट्रू है। यहाँ लेकिन उसने यहाँ वेलोसिटी की बात नहीं की, उसने बस इतना पूछा है कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो क्या बॉडी एक्सेलरेट होगी हमेशा, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर, पक्का आंसर। फिर यहाँ पे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा मेरे ख्याल से वो फॉल्स होना चाहिए, है ना। चलिए, क्लियर है। चलो भाई, अब इसको करता हूं मैं क्लियर, है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। आ जाओ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन अ फ्लोर। A ball is dropped from a height of 90 meter on a floor. At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. अच्छा, हर क्या बोला है उसने, हर कोलिजन में जब फ्लोर के साथ कोलिजन होगा तो वो अपनी 10% स्पीड क्या कर देगी, खो देगी। कितनी बचेगी अगर 10% खो देगी तो 90% बचेगी, ठीक है। प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन t इज इक्वल टू 0 से लेके 12 सेकेंड तक। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं, आराम से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, कोई भी दिक्कत, कोई भी लोड दिमाग पर नहीं लेंगे। देखिए, ये है वो सरफेस, ये है वो फ्लोर जहां से आप अपनी बॉल को क्या करेंगे, फेंकेंगे। आइए समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से, प्लीज तुम सबको मेरी कसम है, बहुत ध्यान से देखना। ये बॉल है, इस बॉल को आपने फेंका, थोड़ा दूर दूर करके बना रहा हूं, इस बॉल को आपने फेंका ऊपर की तरफ, ठीक है ना। बॉल को ऊपर की तरफ आपने फेंका, नहीं फेंका ऊपर की तरफ नहीं है, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट है, सॉरी उल्टा है,
बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। चलिए यहाँ पर बैठ जाते हैं, ये है बॉल आपकी, ठीक है ना, यहाँ से आपने बॉल को क्या किया है, ड्रॉप किया है। चलिए, तो जब आपने बॉल को ड्रॉप किया तो बॉल की हाइट कितनी थी बाबा लोग, बॉल की हाइट थी बाबा लोग 90 मीटर। ब्रो कितनी हाइट थी ब्रो, ब्रो हाइट थी 90 मीटर, ठीक। 90 मीटर हाइट से आपने बॉल को ड्रॉप किया। एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लूजेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। चलो ठीक है, वो तो बात की बात है। पहले तो ये बताओ मुझे कि जब बॉल यहां आ जाएगी तो वो किस स्पीड से टकराएगी, उसकी स्पीड क्या होने वाली है। याद करो पुराने लेक्चर्स में हमने जब किसी हाइट से बॉल को ड्रॉप किया है तो हमने निकाला है कि वो किस वेलोसिटी से हिट करेगी, किस वेलोसिटी से हिट करेगी हमारे फ्लोर को। ये निकाला है कि नहीं निकाला है, हाँ सर निकाला है। चलिए, यहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी है v। हम जानते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, आओ, v इज इक्वल्स टू √2gh होने वाली है, हाँ कि ना, हाँ सर। v इज इक्वल्स टू √2g की वैल्यू 10 ले रहा हूं, h की वैल्यू कितनी ले लूं, 90 मीटर। कितनी, 90 ही है ना, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो गया, 20 इंटू 90, ये कितना हो गया, 9 दूनी 18, 0, 1800 का रूट मीटर पर सेकेंड, है ना। ये हो गई आपकी वेलोसिटी की वैल्यू 1800 मीटर पर सेकेंड, रूट ऑफ 1800 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। कितना टाइम लगेगा बॉल को ऊपर से नीचे आने में, टाइम कितना लगेगा। देखो भाई 0 से 12 सेकेंड तक प्लॉट करना है। हम देख तो लें कि भाई 0 से लेके 12 सेकेंड तक कितना मोशन होगा और कितने टाइम, कितने बार वो ऊपर से नीचे आके ऊपर जाएगा। एक बार बॉल को छोड़ा, आई, टप्पा खाई, टप्पा खा के ऊपर गई, फिर ऊपर से नीचे आई, फिर टप्पा खाई, ऐसा होगा ना। तो ये हमको कब तक देखना है, 0 से लेके 12 सेकेंड तक, ठीक है ना। यहां पर था टाइम आपका 0 सेकेंड, मुझे पता करना है टाइम यहां कितना है। v तो हमको पता चल गया, √2gh से √1800 मीटर पर सेकेंड है टाइम। टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द फ्लोर, टाइम रिक्वायर्ड बाय बॉल to hit the ground, चलिए हम लगा सकते हैं s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT², है ना। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, मैं आपको बता दे रहा हूं, AT²। अब क्योंकि आप नीचे की तरफ जा रहे हो, नीचे की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको आप -100 माइनस बोलते हो, तो ये हो गया -90 मीटर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी है आपकी 0, ठीक है, माइनस g नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो 10 इंटू, या मैं इसको g कर देता हूं, है ना, इसको ऐसे ही रहने देता हूं, एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, फिर उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। -s इज इक्वल्स टू -1/g t², ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू एस, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस 0 हटा दो तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एस, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 इंटू एस अपॉन जी। ये होगा कि नहीं, 2 इंटू एस अपॉन जी स्क्वायर। ये आ गई आपकी टाइम की वैल्यू कि आपने जब बॉल को ड्रॉप किया इस हाइट से, किस एच हाइट से ड्रॉप किया तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, या एस हाइट से ड्रॉप किया कितनी टाइम की वैल्यू आएगी। यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज तो आपके पास टाइम आ जाएगा, टी इज इक्वल टू √2 इंटू 90 मीटर अपॉन जी, 0 से काट दिया, ठीक है ना। ये हो जाएगा 18, √18 सेकेंड्स, ठीक है। क्लियर है। आपके पास वेलोसिटी आ गई, किस वेलोसिटी से ये बॉल हिट करेगी, और आपके पास टाइम आ गया कि कितने टाइम में आप नीचे पहुंच जाओगे, पहली बार फ्लोर को टच करोगे कितना टाइम लगेगा बॉल को नीचे आने में। तो ये दोनों वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसके आगे क्या होना है, इसके आगे ये होना है भाई, जब बॉल हिट करेगी, बॉल को वापस क्या करना है, बॉल को हिट करने के बाद ऊपर जाना है, क्योंकि रिबाउंड होगा। क्या होगा, बॉल रिबाउंड करेगी, ठीक। अब जब वो रिबाउंड करेगी तो आपने देखा कि ईच कोलिजन के बाद, फ्लोर के साथ ईच कोलिजन के बाद बॉल की एनर्जी कितनी डाउन, बॉल कितनी स्पीड अपनी डाउन कर लेती है, 10% ऑफ स्पीड इसकी गिर जाती है। मतलब कितनी बचती है, 90% बचती है, ठीक। तो जब ये बॉल ऊपर उठेगी, जब ये बॉल ऊपर उठेगी, मान लो v1 वेलोसिटी से उठ रही है, ये v1 वेलोसिटी कितनी होगी, 90%, 9/10 ऑफ v होगी क्या, मुझे बताओ। 9/10 ऑफ v होगी क्या, हाँ बिल्कुल सही सर। इस वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगी, समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। इस वेलोसिटी से इसको अब ऊपर जाना है और किसी पर्टिकुलर हाइट तक जाएगी, ठीक। ये v 9/tv से उछलेगी। अब हमको पता करना है कि ये जब उछलेगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, बॉल जब टकराएगी फ्लोर से तो उसको वापस रिबाउंड करके ऊपर जाना है, तो इसकी रिबाउंड वाली स्पीड कितनी है हमको वो पता करना है, और वो कितनी है, v1 है। तो हम मानते हैं लेट द रिबाउंड स्पीड इज v1, लेट द रिबाउंड स्पीड इज v1,
let the rebound speed is v1, speed is v1 which is equal to 9 by 10 of v, 9 by 10 of v, v कितना है अंडर रूट 1800 मीटर पर सेकेंड, अंडर रूट 1800 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, v1 मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए v1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब क्या करना है, अब मुझे पता करना है कि कितने टाइम में ये बॉल यहां से यहां पहुंच जाएगी। क्यों, यहां पर जब ऊपर पहुंचेगी अपनी मैक्सिमम हाइट में तो आपको ऐसा नहीं लगता यहां इसकी वेलोसिटी जीरो होने वाली है। ये v है, ये v1 है, ये v3 है, सॉरी v2 है, v2 कर देता हूं उसको। यहां पर पहुंच के वेलोसिटी इसकी जीरो होनी है कि नहीं होनी है? बिल्कुल होनी है सर, क्योंकि यहां से वापस घूम के वो बॉल को नीचे आना है। आना है कि नहीं आना है? आना है सर। ठीक है, तो चलिए इस वेलोसिटी को मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूं, v1 इज इक्वल्स टू 9 by 10 ऑफ v, है ना। अब क्या होगा, ये बॉल घूमेगी और नीचे आएगी। तो ऊपर जाने में भी इसको कुछ टाइम लगेगा, वही टाइम इसको नीचे आने में भी लगेगा। अब हमको वो टाइम कैलकुलेट करना है कि कितना ऊपर तक जाएगी, ठीक है ना, कितने टाइम में यहां तक जाएगी और कितने हाइट तक जाएगी, ये भी कैलकुलेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमको स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आप इसको लिखिए, हम यहां पर वेलोसिटी की सारी वैल्यूज फाइंड आउट करके साइड में लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे, पहले आप इसको फाइंड आउट कर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो अब जो वैल्यूज हैं उनको हम अपने काम की वैल्यूज को साइड में एक बार लिख कर रख लेते हैं। चलिए तो जो v की वैल्यू अंडर रूट 1800 आई है, तो v हमारे पास निकल कर आएगा 42.43 मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए t हमारे पास निकल कर आएगा 4.24 सेकेंड। ठीक, ये t की वैल्यू आ गई। चलिए और क्या बचा, और है हमारे पास v1। v1 जरा देख लें कितना आएगा। v1 कौन सी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो रिबाउंड करेगा। ठीक है, तो v1 कितना आ गया, v1 भी लिख लेते हैं यहाँ पर 38.18 समथिंग, है ना, मीटर पर सेकेंड आएगा। चेक कर लीजिए एक बार, 38.18 मीटर पर सेकेंड आएगी वैल्यू। ठीक, कंसेप्ट यही है, वैल्यूज पॉइंट में कुछ डिफरेंस आ सकता है, आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। चलिए अब क्या हुआ, जब रिबाउंड करके पहली बार बॉल ने रिबाउंड किया, बॉल जाएगी ऊपर, कुछ हाइट अटेन करेगी और लौटेगी। वहां से लौटेगी कि नहीं लौटेगी? जहां से लौटेगी वहां वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर हमको हाइट पता चल सकती है। भाई कितनी हाइट है, ये हाइट हम पता कर सकते हैं। ठीक, ये हाइट कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है कि नहीं है, है ना। हम ये कब लगा रहे हैं, फर्स्ट रिबाउंड पे। जब हम फर्स्ट रिबाउंड देख रहे हैं तब हम ये इक्वेशन लगा रहे हैं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी होने वाली है भाई, जीरो होने वाली है ना। इनिशियल वेलोसिटी है ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव, और वो कितनी है 38.18 समथिंग का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अच्छा माइनस हो जाएगा ये क्योंकि a नीचे की तरफ है, 2 इंटू 10 इंटू s, और s किसके बराबर है, हमारा h के बराबर है। यहां से जब आप h फाइंड आउट करोगे तो h निकल कर आता है 72.9 मीटर। कितना निकल कर आता है, 72.9 मीटर। मतलब आपकी बॉल पहले रिबाउंड के बाद किस हाइट तक जाएगी, 72.9 मीटर तक जाएगी, यहां तक जाएगी। ठीक है ना, पहले 90 मीटर से ड्रॉप किया, रिबाउंड हुई और कहां तक गई है, 72.9 मीटर तक गई है। ठीक है ना, चलिए अब हम देख लें कि भाई यहां तक जाने में उसको टाइम कितना लगा, क्योंकि हमको स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, टाइम तो चाहिए ही चाहिए है। तो आइए जरा टाइम फाइंड आउट करते हैं, टाइम t1। अब बोलते हैं टाइम t1। t1 इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय बॉल to reach h after first rebound, ठीक है, चलिए अब हम इसको फाइंड आउट कर लें। कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, t1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय जी, कितना आएगा, अंडर रूट 2 इंटू h की वैल्यू कितनी, 72.9 अपॉन g। ठीक, t1 की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करोगे आप तो 3 पॉइंट समथिंग आएगी, 3.85 समथिंग। ठीक है ना, 3.85 सेकेंड आ सकती है, आने वाली होगी ये t1 की वैल्यू हमारे पास। ठीक है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा, यही वैल्यू आएगी, इसके आसपास ही आने वाली है, एक बार चेक कर लीजिएगा।
3.85 चेक कर लीजिएगा, 3.85 या थोड़ा सा कम आ सकती, 3.82 सेकेंड्स है ना। चेक कर लीजिएगा एक बार, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा क्या वैल्यू सही है कि नहीं। तो ये वो टाइम है T1, ये वो टाइम है T1 जिसमें आपकी बॉल ऊपर जा रही है, ठीक है ना। मुझे ये बताओ कि इस बॉल को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। जब ये रिबाउंड होकर ऊपर जा रही होगी तो उसको T1 टाइम लग रहा है, जब ये रिबाउंड होकर वापस नीचे आएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो हम जानते हैं अपवर्ड मोशन इज आइडेंटिकल टू डाउनवर्ड मोशन, जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, नीचे आने में लगेगा। तो मैं बोल देता हूं T2 इज द टाइम, T2 is the time when ball moves downward after first rebound, moves downward after first rebound, ठीक है ना, first rebound, and T1 is equal and T2 is equals to T1 and T2 is equals to T1, क्योंकि हम जानते हैं अपवर्ड मोशन इज आइडेंटिकल टू डाउनवर्ड मोशन। रिबाउंड के बाद जितना टाइम बॉल को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम बॉल को नीचे आने में भी लगेगा। यहां पर मैं लिख देता हूं ड्यू टू वी नो दैट अपवर्ड मोशन इज आइडेंटिकल टू डाउनवर्ड मोशन, है ना। अपवर्ड मोशन इज सिमेट्रिकल या डाउनवर्ड, सिमेट्रिकल या आइडेंटिकल। अपवर्ड मोशन इज आइडेंटिकल टू डाउनवर्ड मोशन, आइडेंटिकल टू डाउनवर्ड मोशन, ठीक है, क्लियर है, डाउनवर्ड मोशन। तो भैया कंप्लीट हो गया। T2 की वैल्यू भी T1 के बराबर आ जाएगी, कुछ 3.82 सेकेंड। रफली अगर हम देखें तो देखो 4.24 सेकेंड लगा बॉल को ऊपर से पहली बार नीचे आने में। पहली बार जब बॉल हिट करेगी फ्लोर को तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 90 मीटर से नीचे आने में 4.24 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। 4.24 के बाद वो टकराएगी फ्लोर से और टकरा के ऊपर चली जाएगी। कितना टाइम में ऊपर पहुंचेगी, जहां पर वो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, तो वो है 3.82 सेकेंड। और उसके बाद वो बॉल वापस जमीन पर कितनी देर में आएगी, 3.82 सेकेंड। तो अगर हम रफली देखें टोटल टाइम देखें तो वो हो जाएगा T प्लस T1 प्लस T2, और वो किसके बराबर आ जाएगा, ऑलमोस्ट किसके बराबर आ जाएगा, वो 12 सेकेंड के बराबर आ जाएगा, ठीक, 12 सेकेंड के बराबर आ जाएगा। तो आपको देखना कहां तक था, 0 से लेके 12 सेकेंड तक ही तो देखना था। तो आपको बस इस पर्टिकुलर केस के लिए स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या करना है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। पक्का 100%, ठीक है। चलिए तो हम इसका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बना लेते हैं, है ना। हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल है, एच पता है, सब पता है, सब कुछ पता है। चलो अब हम ग्राफ बनाते हैं, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम ग्राफ बनाने वाले हैं। चलो 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 कर देता हूं क्लियर। आओ अब देखो मैंने सारी वैल्यूज हटा दी है, मुझे याद दिलाते रहना, नहीं तो मैं खुद भूल जाता हूं कि वेलोसिटी क्या कि हमने वैल्यूज क्या क्या निकाली थी। आओ चलो भाई, आपको पता है, क्या पता है सर, कुछ नहीं पता है हमें कुछ भी नहीं पता सर। देखो समझना बहुत ध्यान से, हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक। ध्यान से देखना प्लीज, बहुत आराम से देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएंगी चीजें। एट t इज इक्वल टू 0 आपकी u की वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो आपका ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, ठीक, क्लियर है। एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, लेकिन कैसा है, नेगेटिव है। हर जगह एक्सेलरेशन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है ना। a इज इक्वल टू माइनस जी, नेगेटिव है एक्सेलरेशन। मुझे बताओ कैसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, सर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसका स्लोप नेगेटिव आए। वीटी डायग्राम का स्लोप एक्सेलरेशन देता है और एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है बट कांस्टेंट आ रहा है, तो आपको ऐसी लाइन बनानी पड़ेगी जिसका स्लोप नेगेटिव हो और कांस्टेंट हो। तो मैंने बोला क्या ऐसी लाइन सही रहेगी, हाँ बिल्कुल सही है सर, ये इसकी स्लोप नेगेटिव भी है और कांस्टेंट भी है। चलिए वेरी गुड। कहां तक जाएगी ये वेलोसिटी, तो सर देखो मेरी बात समझो, ये वेलोसिटी धीरे 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 जा रही है और इसको क्या होना है, इसको क्या होना है सर, धीरे धीरे कर सॉरी ऊपर से नीचे आना है। वेलोसिटी सर धीरे 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 बढ़ रही है। वेलोसिटी यहाँ 0 थी और यहाँ पर आके वेलोसिटी कितनी हो गई है सर, 42.4। कितनी, 42.24। कितनी आई थी भाई, 42 पॉइंट कितनी आई थी, 24 है ना, 42.24 सेकेंड, इतनी ही आई थी मीटर पर सेकेंड।
है ना। तो वेलोसिटी पहले 0 थी, फिर बढ़ते 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 कितनी हो गई 42.24। बट सर एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है, तो वेलोसिटी बढ़ कैसे गई? क्योंकि वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, इसलिए वेलोसिटी बढ़ गई, एक्सेलरेट कर गई बॉडी। चलिए कहां तक आ गई भाई? ये वैल्यू है -42.42 या 24, जो भी है, मैं भूल गया हूं वैल्यू, मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा? अब सर इसी पर्टिकुलर टाइम पर आप देखिए, यहां पर बॉल टकराई और रिबाउंड कर गई, है ना। बिल्कुल बहुत कम टाइम के लिए हम बोल रहे हैं, बिल्कुल टाइम में चेंज ही नहीं आ पाया, और बॉल टकराई और क्या कर गई भाई? रिबाउंड कर गई। लेकिन एक बात आपने ऑब्जर्व की कि वेलोसिटी में 10% का लॉस आ गया। वेलोसिटी में क्या आ गया? 10% का लॉस आ गया। तो आप मुझे बताइए वेलोसिटी कम हो गई होगी? कम हो गई होगी कि नहीं कम हो गई होगी? हाँ सर कम हो गई होगी, बिल्कुल कम हो गई होगी, ठीक। लेकिन वेलोसिटी अगर कम हुई है, ये v1 कितनी वैल्यू हो गई है इसकी? 38.18 मीटर पर सेकेंड, हाँ। बट सर अब इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई है। आप देखिए डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई है, मतलब अब पॉजिटिव हो गई है डायरेक्शन। क्या हो गई है? पॉजिटिव हो गई है डायरेक्शन। तो मेरी बात समझो, यहां से हम जाएंगे ऊपर। ये कितने टाइम में हुआ है भाई? ये कितने टाइम में हुआ है? टाइम है यहां 4.24 सेकेंड, 4.24 सेकेंड, ठीक है। इसी टाइम पर अब क्या हुआ है? इसी टाइम पर आप आ जाओगे ऊपर। क्यों? क्योंकि अब आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, ऊपर की डायरेक्शन है ना। ये कितनी हो जाएगी? 38.18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? यहां पर आ गए आप, ठीक है ना। इतनी 42 पॉइंट, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूं, है ना। आ जाइए, यहां कहीं कर लेता हूं। चलिए, दिस इज योर वेलोसिटी 38.18 मीटर पर सेकेंड। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? बॉल आई, नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही थी, तो हमने डायग्राम नेगेटिव में बनाया। अब हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन जैसे ही हिट करेगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी, और ऊपर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। बट अब वेलोसिटी कम हो गई है 10%। जिस वेलोसिटी से हिट किया था ग्राउंड को, उससे 10% कम हो गई है रिबाउंड स्पीड, और वो कितनी हो गई? 38.18 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपका ग्राफ यहां से चालू होगा। क्लियर है? 38.18 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, 38.18 मीटर पर सेकेंड से आप ऊपर की तरफ जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे, और आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। हाँ सर, ग्राफ ऐसा बनेगा। एक टाइम पर आप देखो, यहां पर वेलोसिटी 0 भी तो होनी है कि नहीं होनी है? बिल्कुल होनी है। यहां पर हो जाएगी आपकी वेलोसिटी 0, ठीक। v2 0, देखो यहां पर v2 हो जाएगा 0। और ये कितने टाइम में हुआ है? ये t1 टाइम में हुआ है, t1 टाइम में। तो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है वो t1 टाइम है, जो आपने कितना फाइंड आउट किया था? 3.82 सेकेंड्स, 3.82 सेकेंड्स। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। यहां से वापस अब क्या होगा? यहां से वापस आपकी बॉल पलट जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। एक्सेलरेशन नेगेटिव ही था, तो वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा, एक्सेलरेट करेगी आपकी बॉडी। तो देखो कहां तक एक्सेलरेट करेगी, कहां तक एक्सेलरेट करेगी? जिस वेलोसिटी से गई थी, जब टकराएगी, क्या उसी वेलोसिटी से टकराएगी? क्यों? क्योंकि जो अपवर्ड मोशन होता है वही आइडेंटिकल डाउनवर्ड मोशन होता है। जिससे आपने मोशन स्टार्ट किया था, उतनी ही, जितनी वेलोसिटी से आपने मोशन स्टार्ट किया था, उतनी ही वेलोसिटी से आप टकराओगे। हाँ कि ना? बिल्कुल सही कहा मैंने। चलिए, तो आपको कहां तक आना पड़ेगा? 38.8 से आपने स्टार्ट किया था। यहां पर जाते टाइम, ऊपर जाते टाइम आपकी वेलोसिटी कितनी थी? 38.18 मीटर पर सेकेंड। जब बॉल पलट कर नीचे टकराने वाली होगी, जस्ट टकराने वाले मोमेंट पर भी इसकी वेलोसिटी क्या होगी? नीचे की तरफ होगी। कितनी? 38.18 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए, ये ग्राफ कहां तक जाने वाला है? ग्राफ जाने वाला है यहां तक। सॉरी, सीधी लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक, यहां तक, ये यहां तक, ठीक है ना। और ये कितनी है भाई? ये है -38.18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? पक्का? और ये कितने टाइम में हुआ होगा? ये उतने ही टाइम में हुआ है जितने टाइम में बॉल यहां से यहां पहुंची थी, यानी कि t1। ये है टाइम 3.82 सेकेंड्स, 3.82 सेकेंड्स। तो ये 4.24, ये 3.82, ये 3.82। तो यहां पर टाइम टोटल कितना आ गया? 12 सेकेंड, ऑलमोस्ट 12 सेकेंड। चालू आपने कहां से किया था? t इज इक्वल टू 0 से। अब मुझे बताओ, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्या है ये? ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर स्पीड टाइम पूछा है आपसे, तो आप क्या करोगे? यार आप जानते हो
क्या जानते हो? आप जानते हो कि वेलोसिटी, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आपको इस नेगेटिव वाली लाइन को क्या करना पड़ेगा? मिरर इमेज बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ऐसे मिरर इमेज बनानी पड़ेगी। इस वाली नेगेटिव लाइन की मिरर इमेज बनानी पड़ेगी। तो चलो मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूं। ये लाइन जाएगी ऐसी ऊपर, लाइन जाएगी ऐसे ऊपर और यहां से वेलोसिटी ड्रॉप, लाइन जाएगी ऐसे ऊपर, वेलोसिटी ड्रॉप। ये कितना होगा? ये होगा 42.24 मीटर पर सेकेंड, ड्रॉप होके हो जाएगी 38.18 मीटर पर सेकेंड। इसको करोगे आप वापस मिररिंग, ये जाएगी ऊपर कहां तक? 38.18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? क्लियर है? पक्का? तो दिस इज योर, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, दिस इज योर स्पीड टाइम ग्राफ, दिस इज योर स्पीड टाइम ग्राफ। क्लियर है? दिस इज योर स्पीड टाइम ग्राफ। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। आप खुद देखो कि आपको पहले मोशन को ऑब्जर्व करना है। मैंने आपको यही तो बताया था कि ग्राफ का क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे। ग्राफ का पहला क्वेश्चन आपको आएगा, ग्राफ बनाओ, सिंपल सा। फिर आपको बोलेगा इस ग्राफ से आप काइनेमेटिक क्वांटिटीज निकाल कर बताओ, वेलोसिटी पता करके बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। तीसरी चीज जो सबसे टफ है वो आपको बोलेगा सिचुएशन ये है, आप इस सिचुएशन को देखकर ये डायग्राम बना दो, ये ग्राफ बना दो। और चौथी चीज ये भी हो सकती है कि आपको बोल देगा ये वीटी डायग्राम है, इसका एटी डायग्राम बना दो, ये वीएक्स डायग्राम है, इसका एएक्स डायग्राम बना दो। समझ रहे हो कि नहीं? कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स भी आपको देखना पड़ेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमने अलग अलग लेक्चर्स में देख लिए हैं। एनसीईआरटी में भी देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन आया है, कितना शानदार क्वेश्चन आया है। मैं चाहता तो ये डायग्राम सीधे स्पीड टाइम का आपको बनाकर बता देता, लेकिन मैंने क्योंकि आपको वेलोसिटी डायग्राम बनाना सिखाया है, पहले मोशन को ऑब्जर्व किया तब जाके वेलोसिटी डायग्राम बना। और हमको पता है कि स्पीड टाइम अगर बनाना है तो वेलोसिटी जो जो नेगेटिव में थी उसको आप किस में ले आओ? पॉजिटिव में ले आओ। ठीक है? तो ये डायग्राम बन जाएगा आपका किसका? स्पीड टाइम डायग्राम। ठीक है ना? पक्का 100%। जैसे यहां पर स्पीड पहुंची ऐसी, ये हुई कम, ये गई, यहां गई, फिर यहां कम होगी, डायग्राम ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा। ये डायग्राम अपने आप को रिपीट करता जाएगा आगे, क्योंकि हर बार 10% स्पीड क्या होगी? कम होगी। अब बॉल यहां से फिर रिबाउंड करेगी, 10% स्पीड इसकी कम हो जाएगी, तो अब यहां पर वापस इसकी स्पीड ड्रॉप करेगी और आगे ऐसे कम होती जाएगी। क्लियर है? पक्का है? ये डायग्राम आपस में ऐसे ही अपने आप को रिपीट करता हुआ चलेगा भैया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, हमने बहुत अच्छे से ड्रॉ किया। चलिए फाइनली इसको आप ड्रॉ करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो दिस इज योर स्पीड टाइम ग्राफ, दिस इज योर स्पीड टाइम ग्राफ एंड दिस इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है ना? यहां से ऐसा ऐसा ऐसा, दिस इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर है? चलिए भाई, तो इस लेक्चर में इतना ही। काफी क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम मिलते हैं हमने नेक्स्ट लेक्चर में और करते हैं और बचे हुए एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व। तब तक क्या करिए भाई? सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।